चलिए आज हम लोग सेकंड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बायपोलैरिटी। यहाँ पे बायपोलैरिटी हमने फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट किया था कि किस तरह से आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां उभर कर आई थी देश में, पूरे विश्व में, यूएस एंड यूएसएसआर। तो यहाँ पर हम एंड ऑफ बायपोलैरिटी नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो बायपोलैरिटी का दौर स्टार्ट हो गया था, दो सुपर पावर के बीच जो एक संघर्ष, कन्फ्लिक्ट, तनाव का माहौल था, वो यहाँ पर खत्म हो गया है। तो पहले हम स्टार्टिंग से करेंगे कि कैसे यूएसएसआर एमर्ज्ड हुआ, क्यों इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनी, फिर क्यों वो पिछड़ गई वेस्टर्न इकोनॉमी से, और क्यों वो डिसइंटीग्रेट हो गई 1991 में, जो कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट बेस्ट इकोनॉमी थी। और जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुई तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो पहले मैं बता दूं कि आज हम बेसिकली 4-5 चीजों को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। पहला हमारा टॉपिक है यूएसएसआर के बारे में बात करेंगे, यूएसएसआर एमर्ज कैसे हुआ, कैसे उसकी इक्वालिटी थी। दूसरा हम बात करेंगे कि सोवियत यूनियन ग्रेट पावर कैसे बना आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तीसरा हम टॉपिक बात करेंगे यहाँ पे कि जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उसने यूएसएसआर को सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत सारे रिफॉर्म्स भी किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो यूएसएसआर को गिरने से, डिसइंटीग्रेट होने से बचा नहीं पाया। तो मिखाइल गोर्बाचेव क्या था, क्या क्या उसने रिफॉर्म किए, उस रिफॉर्म के क्या परिणाम हुए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वाई सोवियत यूनियन जो है वो जो भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, वेस्टर्न देश थे, उनसे वो पीछे क्यों रह गई, क्यों डिसइंटीग्रेट हो गई, और उसकी डिसइंटीग्रेशन का वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये हमारी 5-6 चीजों को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूएसआर के बारे में। आपको पता होगा कि रशिया में 1917 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैंने बॉक्स में डाला हुआ। आपको ये याद रखना है 1917 में रशिया में रशियन रेवोल्यूशन के नाम से आया था, रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये किस लीडर के द्वारा स्टार्ट किया गया था वो भी याद होना चाहिए, व्लादिमीर लेनिन। क्या नाम था उनका? व्लादिमीर लेनिन। उनके लीडरशिप में स्टार्ट हुआ था और उस पार्टी का नाम था बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, जिस पार्टी ने ये बेसिकली स्टार्ट किया था रशियन रेवोल्यूशन को, जिसने लीड किया था। तो ये आपको याद रखना है कि कब हुआ था, 1917 में हुआ था। उसके लीडर कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। उनकी पार्टी का नाम क्या था? बोल्शेविक पार्टी थी। अब ये हुआ क्या था? ये बेसिकली एक बहुत ही बड़ा चेंजेस था रेवोल्यूशन के कारण, और उन्हें बेसिकली बताया गया था कि ये जो उन्होंने डिसाइड किया था कि ये यूनियन है कि सोशलिज्म जो है वो पूरी तरह से इक्वालिटी में बेस्ड होगा, हर किसी के साथ इक्वल बिहेव किया जाएगा। यहाँ पे सोशलिज्म होगा, यानी कि जो प्राइवेट ओनरशिप है उसको हिस्ट्री में पहली बार पूरी तरह से कंप्लीटली एबॉलिश करने की कोशिश की गई थी कि जो प्राइवेटाइजेशन है उसको खत्म कर दिया जाएगा। सभी रिसोर्सेज पे, सभी चीजों पे स्टेट यानी कि सरकार का कंट्रोल होगा, ओनरशिप होगी। हर एक पर्सन को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट की चीज होगी वो सब उनको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यूएसएसआर जो है वो अकेला कोई एक सिंगल देश नहीं था, 15 देशों को मिलाकर एक यूनियन था, और उन सभी यूनियन को बेसिकली जो लेड कर रहा था वो रशिया सबसे ज्यादा पावरफुल उसमें था। ये आपको याद रखना है। और आपने एक और देखा था कि जब देश में ग्रुपिज्म का दौर स्टार्ट हुआ था तो ईस्टर्न और वेस्टर्न दो अलायंस बने थे, तो ग्रुपिज्म हुआ था। जितने भी ईस्ट कंट्री थे आपको पता होगा वो सारे इसी ग्रुप में शामिल थे, क्योंकि इन्हीं जो भी देश थे उनको फासिस्ट जो बेसिकली जो शक्तियों से मुक्त किसने कराया था? इन्होंने कराया था, और धीरे धीरे एक ही ग्रुप में शामिल हो गए थे। तो 15 देशों का बेसिकली यूनियन था, ये आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या होगी कि रशिया में रेवोल्यूशन कब आया था? 1917 में। यूएसएसआर 15 देशों को मिलाकर रिपब्लिक यूनियन था, और ये जिसका फुल फॉर्म याद रखना है यूएसएसआर का था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यूएसएसआर द यूनियन, यू फॉर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये यूएसएसआर का फुल फॉर्म है। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि उस रेवोल्यूशन में क्या हुआ था। सबसे पहले कि सोशलिज्म वाज बेस्ड ऑन इक्वालिटी। कहा गया था कि इसके अंदर सोशलिज्म में जो इक्वालिटी है उसको प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि जब प्राइवेट ओनरशिप होती है तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, अमीरी गरीबी के बीच डिफरेंसेस होते हैं। इसीलिए जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ओनरशिप है, उसको पूरी तरह से एबॉलिश कर जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा।
और सभी जितने भी रिसोर्सेज होंगे उन पे किसका राइट होगा, स्टेट का, सरकार का अधिकार होगा। लेकिन द इकोनॉमी वाज प्लान एंड कंट्रोल बाय द स्टेट, पूरी तरह से जो इकोनॉमी को कंट्रोल कौन करेगा, स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट, सरकार कंट्रोल करेगी। वन पार्टी सिस्टम, कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल एक ही पार्टी वहां पे रूल करेगी और उस पार्टी का नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी। याद रखना है कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी थी कि, और कोई वहां पे ऑपोजिशन नहीं होगा, यानी कोई विपक्ष नहीं होगा। हर बार यही पार्टी जीतेगी, यही पार्टी रूल करेगी, काम करेगी, क्योंकि उनका मानना था अगर पार्टी चेंज होगी तो वहां पे जो काम है वो सिस्टमेटिक हो नहीं पाएगा। क्योंकि आपने देखा है कि मान लिया एक सरकार आई, उन्होंने काम स्टार्ट किया, 5 साल के बाद इलेक्शन होते, उनके जो भी काम होते वो इनकम्प्लीट रहते हैं। अगर दूसरी बार वो नहीं चुन के आते, दूसरी सरकार आ जाती है, तो इससे क्या होता है कि पॉलिसी को बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, स्मूथली काम नहीं हो पाता। इसी का दलील देते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई भी ऑपोजिशन पार्टी नहीं होगी, सिंगल पार्टी सिस्टम होगा, सोशलिज्म होगा, सभी चीजों पे अधिकार किसका होगा, सरकार का होगा, ओनरशिप सरकार का होगा। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक व्यक्ति को जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें हैं, जैसे कि फूड हो गए, उनको हाउसेस हो गए, घर हो गए, बेसिक एजुकेशन हो गए, हेल्थ फैसिलिटीज हो गए, ये सभी चीजें प्रोवाइड करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब चीजों पर उन्होंने जोर दिया था। ये बेसिकली हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में आए थे तो आप बताओगे कि फीचर्स है ये क्या, सारे जो हमने पढ़े क्या है, बेसिकली फीचर्स कई बार आया था। तो फीचर्स ऑफ यूएसएसआर बोलेंगे, सोवियत यूनियन का फीचर यही था कि सोशलिज्म वाज बेस्ड ऑन इक्वालिटी, इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, सिंगल पार्टी सिस्टम, एक ही पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, नो ऑपोजिशन वर अलाउड, कोई भी ऑपोजिशन, विपक्ष नाम की वहां पे कोई चीज नहीं थी, आपको याद रखना है। बाकी इसके जो हैंडमेड नोट्स है, प्रिंटेड नोट्स है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप लोग को सारे चैप्टर के, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, साथ ही साथ आप लोगों को जो एमसीक्यू फॉर्म में पेपर्स आएंगे वो सब चीजें ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वहां से आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज है, रशिया में रेवोल्यूशन कब हुआ था, कितने मेंबर थे, 15 मेंबर्स थे। जब रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था तो लीडर कौन था, व्लादिमीर लेनिन, उनकी पार्टी का नाम क्या था, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये आपको बेसिकली यहाँ से स्टार्टिंग हमारा चैप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सोवियत यूनियन बिकेम द ग्रेट पावर आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो ही देश, आपको पता है कि एक सुपर पावर के रूप में उभर कर सामने आए थे, एक यूएस, दूसरा यूएसएसआर। तो आखिर यूएसएसआर के पास ऐसा क्या था कि वो इतनी बड़ी सुपर पावर देश बन गया था, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, जो मैंने लिखी है वो सारे आपको नोट्स अच्छे से डिटेल में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला उनका कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, उनका जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, यानी कि उस जमाने में भी वो इजीली अपने बातों को कहीं पे भी पहुंचा सकते थे, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि उस टाइम पे उनके पास मिनरल्स बात करें, ठीक है, नेचुरल गैस की बात करें, ऑयल की बात करें, तो उनके पास एक बहुत बड़ी मात्रा में जो अवेलेबल थी और जो इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए उस टाइम पे जरूरी थी। तो उनके पास दूसरा पॉइंट, पहला क्या था, कम्युनिकेशन नेटवर्क उनका बहुत स्ट्रांग था, दूसरा वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थी, तीसरा एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी गुड्स आप मैन्युफैक्चर तो कर लोगे, लेकिन जगह जगह, डोर टू डोर, घर पूरे ऑल ओवर मतलब देश तक चीजों को पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, जो कि यूएसएसआर के पास अवेलेबल था, और ये एक उसकी इकोनॉमी की बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्टेट एश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग, यानी कि आपको बताया था स्टार्टिंग में जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने सभी अपने सिटीजन को एश्योर किया था, जो बेसिक नेसेसिटी है वो सरकार के द्वारा हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को प्रोवाइड किया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट नाम की कोई चीज नहीं थी, हर एक पर्सन जो काम करने का विलिंग था, काम करने की एबिलिटी थी, सबको काम मिला हुआ था। उसके बाद जो कंज्यूमरिज्म की बात करें तो उनकी जो इकोनॉमी इतनी कैपेबल थी कि कहते हैं उस टाइम पे पिन से लेकर कार तक हर एक चीज वो वहां पर अपने आप बना लेते थे। दूसरे इकोनॉमी पे वो डिपेंडेंट नहीं थे किसी भी रिसोर्सेज के लिए, किसी भी कंज्यूमर गुड्स के लिए। हालांकि क्वालिटी जो थी वो वेस्टर्न कंट्री जितनी अच्छी नहीं थी, बट अपनी सारी जरूरतें वो अपने रिसोर्सेज से फुलफिल कर सकते थे, कोई डिपेंडेंट दूसरे देशों पे नहीं था। तो ये सारे जो रीजन थे जिसके कारण हमने कहा कि भैया ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सेकेंड बेस्ट ये सुपर पावर के रूप में इनको जाना गया। तो पहला उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा था, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, नेचुरल उनके पास रिसोर्सेज थे, अनएम्प्लॉयमेंट नाम की चीज नहीं थी, बेसिक जो नेसेसिटी है
वो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। उनके पास इतनी कैपेबिलिटी थी, वो पेन से लेकर कार तक अपनी सभी चीजें बना लेते थे। तो ये सारे जो रीजन है वो एफिशिएंट है, काफी है किसी भी इकोनॉमी को सुपर पावर बनाने के लिए। तो ये हमने एक सेकंड चीजें यहाँ पर देखा है। तो ये हमने कहा था कि द सोवियत यूनियन बिकेम द ग्रेट पावर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये सारे जो 6 रीजन है वो यहाँ पर आपने देखे। इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि व्हाई द सोवियत सिस्टम लेग बिहाइंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब हम इससे पहले एक चीज पढ़ेंगे मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में कि ठीक है ये सब चीजें चल रही थी देश में, ठीक है। तो एक चीज हम और पहले देख लेते फिर मिखाइल गोर्बाचेव पे आएंगे कि व्हाई द सोवियत सिस्टम लेग बिहाइंड द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे जो इकोनॉमी थी जिस प्रोग्रेस से आगे बढ़ना चाहिए था उसको, जिस तरह से अमेरिका डेवलप हो रही थी उस तरह से यूएसएसआर के डेवलपमेंट नहीं था। तो आखिर क्या रीजन थे कि वो वेस्टर्न कंट्री से पीछे रह गई डेवलपमेंट के मामले में। तो ये यहाँ पे आपको पॉइंट समझने की देरी है। सबसे पहला लैक ऑफ डेमोक्रेसी। देखो जहां पर भी सभी चीजों पे कंट्रोल, ओनरशिप किसका होगा, एक ही पार्टी का हो जाएगा। एग्जाम्पल प्रेजेंट में चाइना के ले लीजिए। चाइना में आपने देखा किसी भी पर्सन को अपनी मन की बात कहने की कोई आजादी नहीं है। वहां पे रूल जो है वो जनता के द्वारा रूलर नहीं चूज किए जाते हैं, जो एक ही पार्टी होती है हर बार वही पार्टी रूल करती है, जिसके लीडर भी चुने जाते हैं, पार्टी के इंटरनल लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है जहां पे सिंगल पार्टी रूल होगा, हर जगह पे सोशलिज्म होगी, एक ही पार्टी होगी, ऑपोजिशन नाम की चीज नहीं होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जनता को कोई अधिकार नहीं होता, जनता के पास कोई राइट्स नहीं होते, जनता के पास किसी तरह की कोई एक होता है ना प्रिविलेज, किसी तरह कोई एडवांटेज नहीं होती। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या था, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि रूलर जनता के द्वारा चुने नहीं जाते थे। और जहां पे जनता के द्वारा रूलर नहीं चुने जाएंगे वहां पे जनता के टूवर्ड्स वो अकाउंटेबल नहीं होंगे। देखो हमारे देश में क्या है कि 5 साल पे इलेक्शन होते हैं। सरकार को, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता, उनको पता है कि अगले 5 साल के बाद में फिर से जनता के पास वोट मांगने जाना है। अगर हमने उनके प्रोमिसेस को फुलफिल नहीं किए या उनसे जो हमने वादे किए थे उनको पूरा नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद जनता के पास ऑप्शन है, वो किसी और को चूज कर लेंगे। जैसे आपने देखा है कांग्रेस हमारे इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी थी, लेकिन जब उसने सिस्टम से काम नहीं किया, जनता के जो एक्सपेक्टेशन है, एस्पिरेशन है, उसको नहीं समझ पाई, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो एक अदर्स की कैटेगरी मांगे, उसको 44 सीट मिलती है, आप समझ सकते हैं। तो ये जनता की ताकत है, जनता का एक तरह से अधिकार है कि वहां पे कौन रूल करेगा, किसको रूलर बनाया जाएगा। तो जनता के पास एक बहुत बड़ी पावर है, इस पावर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन वहां पे इस तरह की किसी तरह की डेमोक्रेसी नहीं थी। तो फर्स्ट पॉइंट लैक ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरा नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी भी लोगों को, कोई भी पर्सन अपनी मन की बात खुले रूप से नहीं कह सकता। अब देखिए इंडिया में और जहां पे भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, जनता के द्वारा चुने हुए सरकार होगी, वहां पे हर एक पर्सन को बोलने का अधिकार होता है, राइट ऑफ फ्रीडम होता है। हमारे यहाँ पे राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि अगर आपको किसी भी सरकार की कोई भी पॉलिसी पसंद नहीं आ रही, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनके अगेंस्ट बोल सकते हैं, आपकी भावनाओं को, आपके विचारों को, आपके आवाज को दबाया नहीं जा सकता। लेकिन जहां पर भी सिंगल पार्टी रूल करेगी, फॉर एग्जाम्पल चाइना, अगर चाइना में कोई चाइनीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है तो आपको पता है उसको या तो जेल में दे दिया जाता है या फिर कहाँ पे गायब कर दिया जाता है, किसी को पता नहीं होता। लेकिन अमेरिका में, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी है, इंडिया में क्योंकि वहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पे लोगों को बोलने की आजादी है, मन की बात आप बोल सकते हो, तो वहां पे इस तरह के आपके आवाजों को दबाया नहीं जा सकता। लेकिन वहां पे लोगों को अपने मन की बात बोलने की आजादी बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद अनअकाउंटेबल सिंगल पार्टी। देखिए 70 सालों से भी ज्यादा टाइम से एक ही पार्टी रूल कर रही थी, पर वो जनता के टूवर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, आंसरेबल नहीं थी, यानी कि कोई भी ये बताने को तैयार नहीं थी अगर देश में काम नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, या हमारी इकोनॉमी स्टेंजेंट ठहर चुकी है, तो आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इस बात को कोई भी लेने को तैयार नहीं था। तो पहला लैक ऑफ डेमोक्रेसी, दूसरा याद रखना नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, तीसरा अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट, चौथा शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। वहां पे हुआ क्या कि जितने भी रिसोर्सेज थे अमेरिका के कंपटीशन में, ज्यादातर जो रिसोर्सेज थे केवल न्यूक्लियर वेपन्स, एटम बॉम्ब्स, इन सब चीजों पे बेसिकली यूज किए जा रहे थे। जो कंज्यूमर गुड्स थे कंसिस्टेंटली वहां पे क्या हो रहे थे, उसकी शॉर्टेज हो रही थी, बट वहां पे सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। वहां पे जो ब्रेड बटर कहते हैं ना, जो बेसिक चीजें होती है, वो भी लोगों को इतनी हाई रेट पे मिल रहे थे कि जो गरीब लोग हैं वो अपनी बेसिक नेसेसिटी भी फुलफिल नहीं कर पाते। जनता इससे क्या होती, अनसेटिस्फाइड होती, उन्हें गुस्सा हो रहा था, इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो गई थी, चीजें रेट बहुत बढ़ गए थे, शॉर्टेज हो गई थी चीजों की। तो
तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल और सही टाइम पे सरकार के द्वारा इस चीज को दूर नहीं किया गया। जनता का जो गुस्सा है वो दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाता है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। अगर हम नेक्स्ट क्लास में मिडिल ईस्ट क्राइसिस में पढ़ेंगे कि किस तरह से यूएसएसआर ने अपने आप को 10 साल तक एक युद्ध के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखा और उसमें इतने रिसोर्सेज वेस्ट किए, इतने ज्यादा उसने अपने हथियार यूज किए और 10 साल तक कोई भी देश दूसरे देश में एक इतने बड़े आर्मी को वहां पे रखे, उसको मेंटेन करे, तो आप समझ सकते हो देश का कितना रिसोर्सेज इन चीजों में वेस्ट हो रहा है। और दूसरी बात देखो, उस टाइम पे रशियन आर्मी को रेड आर्मी के नाम से जाना जाता था, काफी पॉपुलैरिटी थी, उनकी अपनी गुडविल थी, बट 10 साल के बावजूद भी अफगानिस्तान जैसे देश में वो जीत कर नहीं बल्कि दुमदुमा कर वो आए थे। तो यहाँ से उनकी जो रेपुटेशन है बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनके कहते हैं कि इंसान की इज्जत की धज्जियां उड़ जाना, तो ये एक तरह से वहां पे हुई थी। अब आप लोगों के दिमाग में ये चीज आ रहा होगा कि भैया अफगानिस्तान तो इतना छोटा सा देश है और रशिया इतना बड़ा देश है, उसकी आर्मी को रेड आर्मी इतनी ज्यादा उसकी रेपुटेशन थी, तो वो कैसे हार गया। तो हम मिडिल ईस्ट क्राइसिस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो लड़ाई थी वो अफगानिस्तान से नहीं थी, दूसरी तरफ से जो लड़ाई का मोर्चा संभाला हुआ था वो दूसरा सुपर पावर अमेरिका था। तो यहाँ पे जो लड़ाई थी वो अमेरिका और यूएसएसआर के साथ थी, इसीलिए वहां पे 10 साल के बाद भी युद्ध का कोई कंक्लूजन नहीं निकला और अपनी आर्मी को वापस बुलाना पड़ा। तो 10 साल तक जो युद्ध में इन्वॉल्वमेंट के कारण जो रिसोर्सेज वेस्ट हुए, जो इतना पैसा लगा, देश का इतना बड़ा बजट जो में वेस्ट हुआ, जिसके कारण यहाँ पे खाने पीने की चीजें, बेसिक जो नेसेसिटी है, कंज्यूमर गुड्स है, उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई। और इस चीज को किसी भी गवर्नमेंट ने इस तरह ध्यान नहीं दिया और ना ही इसको दूर करने की कोशिश की गई। तो ये सारे रीजन थे जिसके कारण कह सकते हैं कि जो सोवियत यूनियन है वो वेस्टर्न देशों से काफी पीछे रह गया। अब ठीक है, देश में पीछे रह गया, लेकिन उसके बावजूद वहां की जो सरकार है वो किसी तरह की रिफॉर्म करने को तैयार नहीं थी। लेकिन 1985 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, फिर से मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ, ध्यान रखना कि 1985 में जब जनरल सेक्रेटरी बने कम्युनिस्ट पार्टी के कौन से लीडर, मिखाइल गोर्बाचेव। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन कई बार आता भी है कि एक नंबर में कि मिखाइल गोर्बाचेव जो कम्युनिस्ट पार्टी के कब जनरल सेक्रेटरी बने, तो 1985। और 1985 में जैसे जनरल सेक्रेटरी बने उसके बाद उन्होंने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, चीजों को सुधारने की कोशिश की। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने बहुत रिफॉर्म्स किए। तो सबसे पहला उन्होंने रिफॉर्म किया कि अपने जो रिलेशन थे, जो वेस्टर्न कंट्री के साथ उनके रिलेशन काफी नेगेटिव जा रहे थे, जैसे आपने देखा कि 10 सालों तक जो वॉर हो रहा था वो अफगानिस्तान तो एक मोहरा था, बेसिकली जो लड़ाई आमने सामने जो थी, एक तरफ यूएस दूसरी तरफ यूएसएसआर था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम वेस्टर्न देशों के साथ अपने रिलेशनशिप को नॉर्मल करेंगे, अच्छा करेंगे, पहला उन्होंने। दूसरा उन्होंने सबसे क्या थी, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, यानी कि जनता जो उन्हें किस तरह की कोई आजादी नहीं थी, मन की बात बोलने की आजादी नहीं थी। कभी कभी जो भी जर्नलिस्ट होते थे वो लोग अपने मन की बातों कई बार चुटकुले कार्टून के द्वारा प्रेजेंट करने की कोशिश करते थे। तो उनको कहा गया कि हम तुमको क्या देंगे, अधिकार देंगे, कुछ रिफॉर्म्स करेंगे। बट जनता तब तक इतनी ज्यादा इम्पेशेंट हो चुकी थी, समझ में आया कि अब वो किसी भी तरह से उस पॉलिटिकल पार्टी पे, उस पार्टी के नेता पे किसी तरह कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं थी। और मिखाइल गोर्बाचेव के साथ दोनों तरफ से प्रॉब्लम हुआ। यहाँ से वो जनता को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, क्योंकि जो रिफॉर्म्स की आपको पता है, जो रिफॉर्म होता है ऐसा नहीं कि एकदम से उसका इम्पैक्ट दिखता है। काफी आपने जैसे बीजेपी की सरकार आई, लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने क्या किया। भैया मोदी सरकार ने बहुत काम किया, लेकिन उसका जो प्रभाव है आपको इमीडिएट नहीं दिखेगा। आपको पता है किसी घर को सुधारने में आपको टाइम लगता है, देश तो इतना बड़ा है, तो उसमें रिफॉर्म करेंगे, उसका जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे आपको दिखना स्टार्ट होगा। तो वहां पे भी तब तक जो जनता थी इम्पेशेंट हो चुकी थी, उसे किसी भी तरह कोई भरोसा नहीं था। और दूसरा जो खुद की पार्टी के लोग थे वो मिखाइल गोर्बाचेव को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिखाइल गोर्बाचेव बहुत जल्दी बहुत तेजी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, और इसी कारण जनता की जो एक्सपेक्टेशन है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीजन बन गया कि जनता इतने ज्यादा प्रोटेस्ट विद्रोह उस पार्टी के अगेंस्ट करने लगी। तो ना तो उन्हें जनता का सपोर्ट मिला, ना ही खुद की पार्टी के लोगों का सपोर्ट मिला, और धीरे धीरे प्रॉब्लम यहां तक बढ़ गई कि 1991 में यूएसएसआर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया, उसका विघटन हो गया, खत्म हो गया। जो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, सुपर पावर के रूप में जानी जाती थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से विघटन डिसइंटीग्रेट हो गई। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है। अब क्वेश्चन ये होता है कि आखिर इतनी बड़ी इकोनॉमी डिसइंटीग्रेट क्यों हुई। कुछ चीजें तो हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, अब उसी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं कि क्वेश्चन आता है
कि व्हाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्यों डिसइंटीग्रेट हुई और क्या उसके इम्पैक्ट हुए, ये दोनों तो आप ऐसे लिख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में जैसे कि सोच लो एग्जाम में आ ही गया, उसको आपको इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आखिर क्यों डिसइंटीग्रेट हो गई, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला, सबसे पहला हमने पीछे भी पढ़ा था कि शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी पूरी तरह से रुक चुकी थी, प्रोडक्शन वहां पे था नहीं, क्योंकि सारे रिसोर्सेज को तो बेसिकली मिलिट्री में, वेपन्स में, हथियारों में यूज कर रहे थे, जिसके कारण वहां पे खाने पीने कंज्यूमर गुड्स की क्या हो गई, दिन ब दिन शॉर्टेज हो गई, जिसके कारण प्राइसेस बहुत राइज होने लगे, इन्फ्लेशन हो गया और आम लोग उस चीज को इतने रेट पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। वहीं पे जहां पे आम लोग 2 वक्त की रोटी ब्रेड तक उन्हें नसीब नहीं हो रहे थे, लेकिन वहां पे जो लीडर्स थे, नेता थे, एक बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। कोई भी जनता इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिले, भूखे उनके बच्चे मर रहे, पर नेता एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहे, उन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में जनता का जो गुस्सा होता है उस पॉलिटिकल पार्टी, उस नेता के प्रति गुस्सा फूट जाता है, वही चीज वहीं से स्टार्ट हो गया था। दूसरा, इंटरनल वीकनेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टी में तो वो एक जिम्मेवारी होती है, कि अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज होती है। आपने सुना होगा कि हमेशा किसी को पावर मिलती है, उस अथॉरिटी मिलती है, तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। कहते हैं ग्रेट पावर कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको ग्रेट पावर मिल रही है, बड़ी पावर मिल रही है, तो भैया आपकी ग्रेट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पावर तो लेने को तैयार थे, लेकिन किसी तरह कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी पार्टी या कोई भी नेता लेने को तैयार नहीं था। यहाँ पे सिंगल पार्टी थी और पार्टी को पता था कि मुझे यहाँ पे हर बार रूल ही करना है, क्योंकि इलेक्शन तो यहाँ पे होंगे नहीं, जनता से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, ना उन्हें जनता से वोट मांगना है, जनता को तो कंपल्सरी उन्हें जिताना ही जिताना है। तो जिसके कारण वहां पर जो इंटरनल, ना तो कोई डेमोक्रेसी थी, ना कोई लोगों को आजादी थी बोलने की, पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरह से करप्ट हो चुकी थी, भ्रष्टाचार जो है अपनी चरम सीमा पे थी। नेक्स्ट है कि ऑर्डिनरी सिटीजन बिकम मोर अवेयर, यानी कि और दूसरी बातों का वहां पे जो नेता लोग थे वो आम जनता से ये कह रहे थे कि हम लोग अमेरिका से बहुत आगे। लेकिन धीरे धीरे जब कम्युनिकेशन इतना ज्यादा एडवांस हुआ, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि हमारे नेता जो हमको बता रहे हैं वो हमें गलत बता रहे हैं। वास्तव में हम लोग वेस्टर्न देशों से बहुत पीछे रह गए और वो हमसे बहुत आगे निकल गए। जैसे जैसे जनता इस चीज से अवेयर हुई, जागरूक हुई, आप कब तक किसी को दबा के रखोगे जब तक उसे अपने अधिकारों का पता नहीं। जब उसको जैसे लोगों को नॉलेज होना स्टार्ट हो जाएगा, आप उनको दबा नहीं सकते, चाहे कोई भी देश हो। तो यहाँ पर भी जनता जो थी काफी अवेयर हो गई थी, नॉलेजेबल हो गई थी और उनको समझ में आ गया था कि हमारी सरकार हमको गलत बता रही है, हम बहुत पीछे रह चुके हैं और वेस्टर्न देश हमसे बहुत आगे निकल चुका है। जबकि हमें बताया गया था कि सोशलिज्म जो है वो बहुत अच्छी चीज है, जबकि ऐसा नहीं था। नेक्स्ट है स्लो रेट ऑफ रिफॉर्म। गोरबाचेव ने रिफॉर्म्स करना स्टार्ट किया था 1985 से, लेकिन तब तक जनता को वहां उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पे कोई भरोसा नहीं था। जो रिफॉर्म्स हो रहे थे उसका जो इम्पैक्ट है बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल था, जो जनता को दिखाई नहीं दे रहा था। जनता किसी भी कंडीशन में अब इस पार्टी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी, वो पूरी तरह से चेंजेस चाहती थी, जिस तरह से वेस्टर्न देशों में हो रहा है। जो लोगों को वहां पे ज्यादा फ्रीडम है, लोगों को ज्यादा अधिकार है, वहां पे लोग अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, तो उस चीजों को वो भी यहाँ पर चाहते थे। और नेक्स्ट रीजन था कि मच ऑफ द रिसोर्सेज, बेसिकली अपने जो न्यूक्लियर, मिलिट्री, वॉर, इन सब चीजों में उन्होंने बहुत ज्यादा बजट यूज किया। देखो अमेरिका ने भी किया, बट अमेरिका का जो बजट है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा, उसके पास बहुत पैसा था, वो इन सब चीजों को करते हुए भी अपने कंज्यूमर के लिए, अपने लोगों के लिए वो डेवलपमेंट के काम कर सका, कंज्यूमर चीजें प्रोवाइड कर पाए, साथ साथ और भी कई तरह के डेवलपमेंट के काम किए। बट यूएसएसआर के पास बजट के जितना भी बजट था उसका बहुत ज्यादा उन्होंने न्यूक्लियर्स पे, मिलिट्री पे, इन सब चीजों पे स्पेंड किया। कंज्यूमर आम लोगों को उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन वहां पे डेमोक्रेसी थी, सरकार को काम करना ही था, तो इसी कारण से वहां पे डेवलपमेंट्स भी हुई, लोगों की लाइफ भी इंप्रूव हुई और यहाँ पे इस तरह के कोई भी काम नहीं हुए, जिसके कारण ये जो यूएसएसआर था पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया है। वो यहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको दिख रही होंगे। तो ये सारे जो रीजन थे जिसके कारण कभी वर्ल्ड की जो सेकेंड बेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी थी वो 1991 तक आते आते पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट खत्म हो गई। अब क्वेश्चन ये होता है कि जब डिसइंटीग्रेट हो गई तो आखिर वर्ल्ड की पॉलिटिक्स पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा। तो चलिए हम देखते हैं कि जिसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन। सबसे पहले जैसे ही कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो वहीं से क्या हो गया था, दोनों देशों के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। जैसे एक देश खत्म हो गया, विघटन हो गया, जब हमारा कॉम्पिटिटर कोलैप्स हो जाएगा
तो सीधी सी बात है, जब हमें पता है कि हम ही अकेले बचे हैं, तो कोल्ड वॉर क्या हो गया, खत्म। सबसे पहला जो इम्पैक्ट हुआ, एंड ऑफ कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर का जो एरा था बहुत टाइम से चल रहा था, 1945 से फाइनली 1991 में खत्म हो गया। अब यूएस जो था सिंगल सुपर पावर उभर कर बना। लोगों को एक डाउट था कि जो कैपिटलिज्म अच्छा है, ये सोशलिज्म अच्छा है। अब लोगों को क्लियरली समझ में आ गया कि कैपिटलिज्म जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है। सभी ज्यादातर देश अब इस पॉलिसी को मानने को तैयार हो गए। तो कैपिटलिस्ट जो था वो डोमिनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया। साथ ही साथ जो एंड ऑफ सोवियत ब्लॉक, आपने देखा था ना, सोवियत ब्लॉक था, वेस्टर्न अलायंस, ईस्टर्न अलायंस, हम देखा जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, जो सोवियत ब्लॉक था, सोवियत देश में जितने भी उसके मेंबर थे, ग्रुप थे, वो सारे क्या हो गए, आजाद हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, और सोवियत ब्लॉक वेस्ट जो ईस्टर्न ब्लॉक था पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। उसके बाद कहते हैं यहीं से मल्टीपोलैरिटी का दौर स्टार्ट हुआ, यानी कि अब बहुत सारे जो नए नए सुपर पावर थे वो उभर कर देश में आ रहे थे। साथ ही साथ एक और नई थ्योरी डेवलप हुई कि जो लिबरल डेमोक्रेसी है वही सबसे बेस्ट वे है पॉलिटिकल पार्टी को रूल करने का। यानी कि आज के टाइम में हर एक जो जनता है उसके एस्पिरेशन, उसकी भावना आप दबा नहीं सकते, और जनता की जो एस्पिरेशन होती है, जनता जो चाहता है, वो आज के टाइम में हर एक जनता क्या चाहती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहती है। क्योंकि डेमोक्रेटिक को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा गया, जहां पर जनता को बहुत अधिकार होते हैं, बहुत सारे राइट्स होते हैं। सबसे पहला अपने रूलर चूज करने को, जब आप रूलर चूज करते हो तो आपके जो रूलर होते हैं वो आपके लिए अकाउंटेबल होते हैं, आपके लिए जिम्मेवार होते हैं, वो आपके लिए काम करते हैं। क्योंकि नेक्स्ट 5 ईयर फिर से देश में इलेक्शन होंगे, और अगर वो अपने प्रीवियस जो भी आपसे वादे किए थे अगर पूरा नहीं करते तो उनके पास और ऑप्शंस होते, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो उनको चूज कर सकती है। तो इस तरह से जनता को जैसे सरकार बनाने का उनका अधिकार, सरकार को गिराने का भी उनके पास अधिकार होता है, उनको अपने मन की बात कहने का अधिकार होता है, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का अधिकार होता है। तो ऐसे बहुत तरह के राइट्स होते हैं, जिसके कारण हर एक जनता जो नागरिक होती है, सिटीजन होती है, उसको ये चाहत होती है कि उसके देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चले, जो कि वेस्टर्न देश में डेमोक्रेसी काफी सक्सेसफुल चल रही थी। तो बहुत सारे दूसरे देशों ने भी डेमोक्रेसी को धीरे धीरे अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। तो आज हमने इस चैप्टर के अंदर जो हमारा समझ लीजिए 70% ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी का जो 30% पोर्शन हमारा रहता है हम लोग नेक्स्ट यानी कि पार्ट 2 में कवर करेंगे। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। मुझे अच्छा लगता है आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, बताते हैं कि मैम ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए, इसमें आपको थोड़ी डिफिकल्टीज है। तो जब जैसे जैसे आप लोगों की प्रॉब्लम आती रहेगी वैसे वैसे मैं प्रॉब्लम आपको लेती रहूंगी। और ध्यान रखिए पेपर का जो पैटर्न है वो भी इस साल थोड़ा चेंज हुआ है। अब आपके जो MCQ है 1 मार्क्स के क्वेश्चन से ज्यादा आएंगे, इसीलिए मैं साथ में आपको लिखती जा रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने आपको कहा था कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी जैसे चैप्टर खत्म होंगे वैसे मैं इंस्टाग्राम पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।